सभी साथियों को जय आदिवासी हुल जोहार। मैं राज वसावा गुजरात से भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिलिस्तान टाइगर सेना में राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, द न्यू ग्लासेस न्यूज़ चैनल की ओर से आज मुझे गुजरात में अनुसूची 5 की अमलवारी और गुजरात के आदिवासी समुदाय की जो परिस्थिति है उसके बारे में अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं जो द न्यू ग्लासेस न्यूज़ की जो चैनल है टीम मेंबर्स है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रंजीत जी, विकास जी और जो उनकी टीम है जितेंद्र जी, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि देश में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के तौर पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ आदिवासियों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसका वायलेशन है। आज आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह की हालत का निर्माण हुआ है उसमें ज़्यादातर आदिवासी समुदाय भी इसमें प्रताड़ित हुआ है और बहुत सारी तकलीफ़ें झेल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो टॉपिक्स मुझे दिए गए हैं, गुजरात में अनुसूची 5 की अमलवारी। तो अनुसूची 5 की अमलवारी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अनुसूची 5 मतलब कि शेड्यूल 5 है क्या चीज़। इसे जो लीगलाइजेशन वर्ड्स में या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स में उसे क्या कहा जाए, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको भी पहले हमको समझना पड़ेगा। तो अनुसूची 5 की जो शुरुआत है, उसका जो इतिहास है, उसको सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम हमारा इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम उसका जो प्रेजेंट है या उसका फ्यूचर क्या होगा वो हम नहीं जान पाएंगे। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन इंडिया में लागू हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप सब जानते होंगे कि भारत देश में जो मुग़ल साम्राज्य था उस वक्त उन्होंने अपना बिजनेस करने के इरादे से उन्होंने इस देश में यहाँ पर वो लोग इनवाइट हुए, यहाँ पर आए थे। लेकिन जैसे जैसे उनको पता चला कि इस देश में तो आप कभी भी कुछ भी शासन, मतलब आप वो उनको कवर कर सकते हो, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स उन्होंने पास किए, जिस तरह से उन्होंने अपना पावर हथिया लिया था। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामक एक एक्ट उन्होंने बेस पे भारत के ऊपर शासन और उसके ऊपर अंकुश करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया। उसके चलते आदिवासी समुदाय ने पूरे देश में उसका विरोध किया, क्योंकि ज़्यादातर जो आदिवासी जो ज़मीन थी वो साहूकार ज़मींदारों को अंग्रेज़ शासन ने उनको पट्टे पे दे दिया, उनके ऊपर महसूल लेने के लिए। लेकिन हमारे जो आदिवासी समुदाय जहाँ पर जागृत थे वहाँ पर सबने उसका विरोध किया। तो उसके चलते कुछ साल उसमें कन्फ्लिक्ट रहा। उसके बाद 1870 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल ट्रैक्ट्स के नाम पे उनको घोषित किया, ताकि वो वहाँ पर छोटे स्केल से जो उनका व्यवहार है, जो शासन है वो कर सके। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट नामक एक एक्ट उन्होंने पारित किया। ये एक्ट के तहत जो ब्रिटिश शासन ने देखा कि जो आदिवासी समुदाय जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कबीलों में रहते हैं, उनका जीने का तरीका, उनका अपना एक पारंपरिक रीति रिवाज का एक रस्म है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी सभ्यता, उनका जो रहन सहन है वो अलग है। तो उनको बचाने के लिए ब्रिटिश शासन ने कुछ स्पेशल राइट्स, स्पेशल स्टेटस कुछ एक्ट के तहत उन्होंने आदिवासी समुदाय को, आदिवासी क्षेत्र को उन्होंने प्रदान की है। उन्होंने उसके बाद 1919 में जो एक्ट, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था, उसका आर्टिकल नंबर 52/1A के तहत आइडेंटिफाई किया कि कौन सा एरिया कौन से आदिवासी क्षेत्र में आता है और कौन सा गैर आदिवासी क्षेत्र में आता है।
तो उन्होंने 1919 में आर्टिकल 52A के तहत उन्होंने दोबारा से आदिवासी जो क्षेत्र है पूरे देश का उसको गठित किया। उसके बाद आता है 1935। दोस्तों ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसे आपको और हम सबको पहले समझना पड़ेगा। अगर आपको शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 के बारे में अगर नॉलेज चाहिए या उसको समझना है तो आपको 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे आज के 1949 के जो संविधान में, भारत के संविधान में हम जिसे 1949 में के एक्ट में हम जिसे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो हम के तौर पर जानते हैं, वो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में जो शेड्यूल 5 है उसको पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के तौर पर घोषित किया था, और जो शेड्यूल 6 है उसको कंप्लीटली एक्सक्लूडेड एरियाज के नाम से घोषित किया था। अच्छा, जो पार्शियली जो एक्सक्लूडेड एरिया है उसमें ज़्यादातर जो प्लेन्स एरिया है, हमारा जो समतल एरिया है, जैसे कि हम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये स्टेट्स और इवन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो क्षेत्र है वो प्लेन्स में आते हैं। तो उन्होंने कंसीडर किया कि ये जो प्लेन्स एरिया है उसमें अंशतः उनको एक्सक्लूड करते हैं, और जो हिली एरिया है, जो अब शेड्यूल 6 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेघालय है, आसाम है, त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश है, ये जो माउंटेन्स जो रेंज है, हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसको एक्सक्लूडेड एरिया मतलब कि संपूर्ण उसको एक्सक्लूडेड एरिया के तौर पर घोषित किया था। तो ये जो दो रीजन में, दो डिवीज़न में जो उनको मतलब डिवाइड किया है उसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश शासन यहाँ पर आया था, ब्रिटिश हुकूमत जो यहाँ पर आई थी उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का था। उन्हें भारत देश से जो भी रिसोर्सिस, जो भी मिनरल्स है या जो भी लकड़ी है या जो भी उनके डेवलपमेंट के लिए उनके देश में काम लगे, ऐसी चीज़ें यहाँ से उनको ले जाने के लिए वो सिर्फ यहाँ पर बिजनेस के तौर पर आए थे। तो इन्होंने देखा कि जो हिल्स है, जो हिल्स एरिया है, शेड्यूल 6 का जो एरिया है, वहाँ पर उनको रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो इतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं था, जबकि प्लेन्स में उनको जो रेल की गाड़ी है या मतलब बाय जहाज़ के जरिए या फिर बाय रोड के जरिए वो आराम से अपना जो लॉजिस्टिक्स है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। तो ज़्यादातर जो रेवेन्यू जनरेट करने का उनका जो फोकस था वो शेड्यूल 5 में पार्शियल एक्सक्लूड एरिया के ऊपर उनका फोकस था। तो अभी आते हैं 1949 के जो हमारे आज़ाद भारत के संविधान के ऊपर में बात करते हैं। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं, देखिए मैं किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसे हम लोगों के बीच में रखना वो हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों का ही है, क्योंकि अगर हम लोग सच्चा इतिहास लोगों के बीच में नहीं रखेंगे तो लोग कैसे जान पाएंगे कि ये सच्चाई क्या है, इतिहास में क्या सच था, क्या झूठ था। तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 की जब बात आती है तो सबसे पहले मेरे दिल में और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही पर्सन का नाम आता है, जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड के निवासी थे, जिन्हें मरांग गोम के नाम से भी उन्हें उपाधि मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने हायर एजुकेशन गेन किया है, और जो आज़ाद भारत, शायद गुलाम भारत को सबसे पहले ओलंपिक्स में हॉकी में सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले भी हमारे जयपाल सिंह मुंडा ही थे। तो ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने बारे में नहीं, लेकिन इंग्लैंड से वापस आकर जो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और हमारे आदिवासियों की जो परिस्थिति थी उसका उन्होंने संक्षिप्त में उन्होंने विश्लेषण किया, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की और देखा कि हमारे लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है आज़ाद भारत में, हमारे लोगों को क्या परिस्थिति होगी, हमारे लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये आज़ाद जो भारत में जो सरकारें गठित की जाएगी, लोकशाही में जो सरकारें गठित की जाएगी,
वो हमारे आदिवासियों को सही तरीके से न्याय दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो उसके चलते उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्हें बहुत संघर्ष भी करना पड़ा है। पार्लियामेंट में भी सिर्फ वो एक तरफ अकेले थे और ज़्यादातर लोग उनके ऑपोजिशन में खड़े रहकर उनका जो भी कोर्ट था, उनका जो भी स्टेटमेंट था, वो जो भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश की थी उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया। और ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर में जयपाल सिंह मुंडा जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे, संविधान में दर्ज करवाना चाहते थे, उसमें उनको निराशा मिली थी। उसी में एक आदिवासी जो शब्द है, आदिवासी शब्द भी उन्होंने वही बोला था कि हमें या तो इंडिजिनस शब्द दीजिए या तो आदिवासी शब्द दीजिए, क्योंकि अगर ये दो शब्द मिलेंगे तो भी हम हमारी सच्ची आइडेंटिटी, हमारी असली पहचान हम पूरे देश में और दुनिया में उसको कायम रख सकेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि संविधान में 1949 के संविधान में हमें आदिवासी मिटाकर 2 अक्टूबर को ये जो बिल पारित हुआ था, आदिवासी शब्द हटाकर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति शब्द भारत के संविधान में डाल दिया गया था। और 2 अक्टूबर को जयपाल सिंह मुंडा पार्लियामेंट में हाजिर नहीं थे। ज़्यादातर जो भी लॉ एंड ऑर्डर आदिवासियों के संविधान में दर्ज किए गए हैं, वो जब जयपाल सिंह मुंडा गैर हाजिर, मतलब कि उस टाइम पे जब वो पार्लियामेंट पे हाजिर नहीं थे, तब उन्होंने वो सब इम्प्लीमेंट कर दिए थे। तो ये बहुत ही बड़ा, हम आदिवासी समुदाय के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। इतिहास में ये सब दर्ज है, आप उनके जो डिबेट्स है वो आप स्टडी करेंगे तो आपका ये पता चलेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता इसके बारे, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी हम पूरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं शेड्यूल 5 की बात करता हूँ। तो शेड्यूल 5 की जो अमलवारी है उसमें हमारे जो जयपाल सिंह मुंडा है उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। अच्छा, शेड्यूल 5 और जो शेड्यूल 6 है उसमें कुछ बातें हमको क्या डिफ्रेंशिएट है, ये दो चीज़ों में, मतलब ये जो 2 आर्टिकल्स है उसमें क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी हमें थोड़ा मैं आप लोगों से अवगत करना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल 5 की जो शासन प्रणाली है वो आर्टिकल 244(1) 244(1) के तहत ये जो भी शासन प्रणाली है वो कार्यरत होती है, उसमें उसके तहत ये कार्य होता है। जबकि शेड्यूल 6 में जो शासन प्रणाली है वो 244(2) मतलब कि आर्टिकल 244(2) के तहत शासन प्रणाली कार्यरत होती है। शेड्यूल 5 में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है ताकि वो जो हमारा शेड्यूल्ड एरिया है और जो हमारे शेड्यूल पीपल, मतलब कि जो आदिवासी है, उनमें उनकी जो विकास है या उनका डेवलपमेंट है या उनको जो भी तकलीफ़ें हो रही है उसके बारे में एक विश्लेषण कमेटी, आप समझ लीजिए स्क्रूटिनिटी कमेटी का गठन, जिसका नाम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर बनाया गया। हर स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी, मतलब कि शेड्यूल 5 के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन हुआ है। शेड्यूल 6 में ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया है। वो शेड्यूल 6 में बेसिकली इतने ज़्यादा स्टेट्स नहीं इंक्लूड है, लेकिन शेड्यूल 5 में ज़्यादातर स्टेट्स इंक्लूडेड है। अच्छा, शेड्यूल 6 में ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल के अंडर में जो भी शासन करने की प्रणाली है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्वायत्त जिला प्रशासन और स्वायत्त प्रादेशिक काउंसिल का गठन किया जाता है। और ज़्यादातर जितने भी लॉ से जुड़े हुए जो भी नियम है या जो भी कन्फ्लिक्ट्स है, जो भी झगड़े या जो भी इश्यूज़ है, वो स्वायत्तता उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर उनको प्रोवाइड की गई है। जबकि शेड्यूल 5 के जो स्टेट्स है उसमें कानूनन और शासन प्रणाली, वहीवट की जो प्रणाली है, वो सारे अधिकार जो स्टेट के राज्यपाल है, जो गवर्नर्स है, उनको दी गई है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफ्रेंशिएट ये दिखा गया है, क्योंकि एक तरफ आदिवासी समुदाय की जो भी रिचुअल्स है, जो भी उनके पारंपरिक रिवाज, रीति रिवाज, उनकी संस्कृति है, उनकी भाषा बोली
उनको प्रिजर्व करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑटोनमस काउंसिल्स का गठन हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जबकि शेड्यूल 5 के जो स्टेट्स है उसमें जो पावर्स है उसका सेंट्रलाइजेशन करके राज्यपाल को वो सौंप दिया गया है। राज्यपाल, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल को आदिवासी समुदाय के लिए एक संवेदना हो सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि राज्यपाल 100% आदिवासी समुदाय के फेवर में काम करते हैं। नारायण जी नीनामा ने बहुत ही अच्छा वो एक टॉपिक छेड़ा है इसी के पहले। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो बनी जाती है उसमें 20 जितने सदस्य का चयन करना होता है। उसमें से कुछ जो स्टेट्स के इलेक्टेड एमएलएज है उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और कुछ नॉन इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स होते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो अपने समुदाय के लिए काम करते हैं, अपने समुदाय को वो कुछ उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनको वो लोग ले सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या कम होती है। ट्राइबल और एडवाइजरी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है बेसिकली गाइडलाइन के मुताबिक गैर आदिवासी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस वक्त ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है, उसको लॉ बनाया गया है, उसको एक्ट बनाया गया है, तब ज़्यादातर जो लोग थे बनाने वाले वो गैर आदिवासी थे। हमारे आदिवासी समुदाय की ओर से ज़्यादातर लोग वहाँ पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहुमति के जोर से उन्होंने ये जो एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है उन्होंने उसमें ऐड कर दिया है। तो ये बात हमें चेक करनी होगी कि हमारे साथ पास्ट में, भूतकाल में, इतिहास में कितने धोखे हुए हैं। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स आदिवासी समुदाय का या सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक तरफ ऐसा कहते हैं हमने उनको स्वायत्तता दी है, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये भी बाद में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा, लेकिन एक आखिर में शेड्यूल 5 का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसका जो प्रावधान है वो किस लिए दिया गया है, उसके ऊपर मैं एक मेरा छोटा सा कंक्लूजन दूंगा कि शेड्यूल 5 हो या शेड्यूल 6 हो, उसका प्रावधान संविधान में 1949 में नहीं, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल से ही लागू किया गया है, और उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके 1949 के जो संविधान है उसमें कॉपी पेस्ट किया गया है। हम आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो आइडेंटिटी है, जो हमारे पारंपरिक जो रीत रिवाज है, रूढ़िगत जो रीत रिवाज है, हमारी जो बोली है, हमारा जो मिनरल्स है, हमारे जो जल जंगल ज़मीन है, हम जिसके ऊपर निर्भर है, हमारी आजीविका जो जिसके ऊपर निर्भर है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। बेसिकली एक तरफ आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका एक जजमेंट रहा है कि आदिवासी ही इस देश का मालिक है, इसका मूल बीज है, और फिर भी जो विदेश से जो लोग आई है, जो प्रजाति आई है, आज भी हम आदिवासी समुदाय के आइडेंटिटी को, हमारे क्षेत्रों को ख़त्म करने के लिए कितने सारे प्रोजेक्ट्स पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर रही है। तो दोस्तों ये बात थी शेड्यूल 5 के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करने की, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जैसे लोग भी शेड्यूल 5 मतलब क्या, वही हम ज़्यादातर लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि संविधान, जो भारत का संविधान है, उसमें सिर्फ 2 या 3 लाइन में इसको नोट कोट किया गया है, और वो भी उसका जो संवैधानिक जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर हमारे जैसे लोगों को भी नहीं समझ में आता था। तो ये मैंने थोड़ा अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके आप लोगों को अवगत कराने के लिए शेड्यूल 5 की जो व्याख्या है मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों के बीच में रखी। सबसे पहले मैं कोई फिलोसोफर या इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जो मेरे जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, मेरे लिए मेरा देश भी महान ही है, लेकिन जिस समाज में मैंने जन्म लिया है उसको मैं पे बैक करने के लिए मैं सोशल एक्टिविटी में जुड़ा हूँ। अच्छा,
अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि गुजरात में जो शेड्यूल 5 है उसकी कितनी अमलवारी है, उसका क्या मतलब उसका क्या असर देखने को मिल रहा है। तो आप सभी सगाजनों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि गुजरात में अनुसूची 5 लागू है, इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन उसकी अमलवारी इन एक्ट उसमें 100% लागू नहीं है। अमलवारी उसकी नहीं है, मतलब दिखाया गया है ऑन पेपर, लेकिन ज़मीनी तौर पर कोई भी अमलवारी नहीं हो रही, उसकी अमलवारी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम गुजरात की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में हम जानेंगे। ये जो गुजरात राज्य है वो पहले महाराष्ट्र राज्य का एक हिस्सा था और कुछ मूवमेंट्स के तहत 1 मई 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात स्टेट अलग हुआ। गुजरात में आदिवासी समुदाय करीबन 14 ज़िलों में 53 जो तहसील है उसके 5,884 गाँवों में उसमें हमारा आदिवासी समुदाय स्थायी है। करीबन 30 जितनी आदिवासी जो जातियां हैं वो हमारे गुजरात के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड है और हमारा गुजरात का जो आदिवासियों का टोटल पॉपुलेशन है करीबन 90 लाख से ज़्यादा है। एजुकेशन की बात करें तो गुजरात में जो हम आदिवासियों का जो एजुकेशन का रेशियो है, साक्षरता का जो रेशियो है करीबन 62% है। ये एक्चुअली जो डेटा है मैंने गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया है। बेसिकली उनके सर्वे के ऊपर एक बेस के तौर पर हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जब हम धरातल पर चेक करेंगे शायद, या ज़मीनी तौर पर जब चेक करेंगे शायद इसका जो आंकड़ा है वो शायद इससे कुछ वेरियस अमाउंट में हो सकता है, वेरी हो सकता है। तो गुजरात में हम आदिवासियों को शेड्यूल 5 के तहत पैसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये 2 एडिशनल हमको राइट्स मिले हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें जो भी जंगल इसमें इंक्लूडेड है, तो ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है उसकी जितनी भी पैदाश है, मतलब जो भी फ्रूट्स है या जो भी उसमें जो जड़ी बूटियाँ या जो भी मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, चाहे वो लकड़ी हो चाहे जो भी चीज़ हो, वो हमें उसके ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। और एक जो पैसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, इसके तहत जो ग्राम सभा है हम शेड्यूल्ड एरिया की, वो शेड्यूल्ड एरिया की जो ग्राम सभा है पारंपरिक, उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं। अच्छा, शेड्यूल 5 के कुछ आर्टिकल्स है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को, मतलब आप सब साथियों से, सगाजनों से मैं बात रखना चाहता हूँ कि उसके कुछ आर्टिकल्स अभी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसमें 13(3) क ये जो एक आर्टिकल है उसमें जो हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा, मतलब कि जो पारंपरिक जो ग्राम सभा है उसको सारे स्वायत्तता के अधिकार दिए गए, सारे पावर्स उनको दिए, ग्राम सभा को दिए गए। मतलब कि ग्राम सभा की जो टेरिटरी है, जो बॉर्डर है, जो एरिया है, उसमें कुछ भी अगर डेवलपमेंट का काम करना है, किसी को स्थायी करना है, किसी को निकालना है, या कोई भी प्रोजेक्ट की अमलवारी करवानी है या नहीं करवानी है, वो सारे का जो पावर है डिसीजन मेकिंग, तो ये जो चीज़ें हैं वो उसका सारा पावर ग्राम सभा को दिया गया है। उसके बाद 244(1) ये जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल के तहत जो भी विधानसभा है या लोकसभा है उसके सारे जो पावर्स है या जो भी कॉमन जो लॉ है वो शेड्यूल्ड एरिया को लागू नहीं होते। उसके बाद आता है 19(5) ये 19(5) आर्टिकल ऐसा कहता है कि इसमें जो शेड्यूल्ड एरिया है उसमें कोई भी गैर आदिवासी बिना परमिशन के उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसमें घूम नहीं सकता, ना ही वहाँ पर स्थायी हो सकता है। उसके बाद 19(6) उसके तहत कोई भी गैर आदिवासी
शेड्यूल्ड एरिया में आदिवासियों का जो आरक्षित क्षेत्र है वो क्षेत्र में ना ही वो नौकरी कर सकता है, ना ही कोई बिजनेस कर सकता है। तो ये जो संविधान ने हमें जो पावर्स दिए गए हैं, बेसिकली ये जो पावर्स है, आपने देखा होगा झारखंड में जिसे पत्थलगड़ी कहते हैं, ज़्यादातर गांव में ग्राम सभा ने इसे वहाँ पर लगाया है। ग्राम जो भी गांव होता है उसके एंट्रेंस में पत्थलगड़ी लगाया है और उसकी पूजा करते हैं, उसको ही उससे ही सर्वस्व मानते हैं। और मुझे सुनने में आया है कि हमारी जो झारखंड की सरकार है, जेएमएम की सरकार, मिस्टर हेमंत सोरेन जी की सरकार, वो शायद ये जो पत्थलगड़ी है उसे लीगलाइज फॉर्म भी उसे करने का वो मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पत्थलगड़ी जो एक जो रिवाज है वो गुजरात के जो शेड्यूल एरिया उसमें भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसे भी हर गांव में, जो हमारा शेड्यूल एरिया के गांव है उसमें हमें अमलवारी में लाना चाहिए। ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स है शेड्यूल एरिया, गुजरात के जो शेड्यूल एरिया है वो 14 डिस्ट्रिक्ट में 53 तहसील में ये शेड्यूल एरिया एक्चुअली इंक्लूड है। लेकिन मैंने जो बोला है कि वो लागू है लेकिन उसकी अमलवारी नहीं हो रही है। तो ये बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली गुजरात में आदिवासियों के जो उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 1997 में हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक मान्यवर छोटूभाई वसावा साहब, जो कि झगड़िया विधानसभा से है, उन्होंने 1997 में महाराष्ट्र पैटर्न योजना के जो पैटर्न योजना थी उसके बेस पर गुजरात पैटर्न योजना, जो शंकर सिंह वाघेला की जब सरकार बनने जा रही थी तो कंडीशन के तौर पर गुजरात पैटर्न योजना के तौर पर एक अलग बजट का, आदिवासियों के लिए एक अलग बजट का प्रावधान किया था। और ये जो बजट है उसके तहत करीबन 13,280 करोड़ की जो स्पेशल ग्रांट, स्पेशल बजट गुजरात के आदिवासी समुदाय के डेवलपमेंट के लिए हर साल, उसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिए कि 13,000 समथिंग करोड़ का बजट मान्यवर छोटूभाई वसावा साहब ने गुजरात के आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए, आदिवासी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उसमें अमलवारी करवाई थी। पास्ट की मैं बात करूं कि गुजरात में अनुसूची 5 की अमलवारी तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि हुई है, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट पिछली सरकारों ने, जितनी भी सरकारें शासन में आई हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने कई नए प्रोजेक्ट्स और कई पुराने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट करके आदिवासी क्षेत्रों को बर्बाद करने के लिए काम किया है। गुजरात में जो एक बड़ी मूवमेंट हुई थी मानगढ़ कांड, मानगढ़ हिल जो कि हमारे नॉर्थ गुजरात में है, जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है उसमें, और दूसरा डांग, द ग्रेट डांग डिस्ट्रिक्ट, वो हमारा साउथ में है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ये जो 2 इंसिडेंट्स है, उसके बारे में भी आप लोगों से मैं थोड़ी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मानगढ़ में भी गुरु गोविंद जी ने आदिवासी समुदाय को जिस तरह का अन्याय और अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ अंग्रेज शासन के सामने उन्होंने बगावत की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह का हम आदिवासियों पे अत्याचार हम नहीं सहेंगे, इस तरह का दमन हम नहीं सहेंगे। तो उसके चलते कई हजारों हमारे आदिवासी मानगढ़ हिल पर शहीद हो गए। अंग्रेज शासन ने उनके ऊपर गोलियां चलाई थी और कई हमारे आदिवासी युवा, पुरुष, महिलाएं, बच्चे तक शहीद हुए थे। तो एक ये जो एक इंसिडेंट है उसके बारे में भी आप लोगों से अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इतिहास में हमारे जो सच्चा इतिहास है उसको उजागर नहीं किया। दूसरे एंड पे जो द ग्रेट डांग डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं कि यहाँ के आदिवासी जो राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने शरणागति नहीं की थी और उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने पैरों पे झुकाया था।
तो अंग्रेज जो शासन था, अंग्रेज यहाँ पे जो शासन करने आए थे वो डांग डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी कर उनके साथ बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी की थी, और वो ट्रीटी के तहत हर साल उनको एक पैकेज दिया जाता है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि डांग में जो सागवान के बहुत बड़े जंगल हैं, और वो सागवान की जो लकड़ी है वो जो ब्रिटिशर्स थे उनको वहाँ पर जहाज़ बनाने के लिए वो स्टीमर्स में और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स में उनको यूज़ करते थे, इसलिए वो ज़्यादातर वो जो सागवान की लकड़ी यहाँ से ले जाते थे, और उसके बदले में आदिवासी जो राजा थे उनको कुछ पैकेज के तौर पर कुछ पैसे और कुछ चीज़ें दी थी। और वो जो सिस्टम है वो आज भी चली आ रही है। हर साल आप देखते हैं डांग डिस्ट्रिक्ट में जो डांग दरबार भरा जाता है वो आज उसी का एक हिस्सा है। तो ये दो बातें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता था। जो पास्ट में गुजरात में जो आप देखे होंगे सरदार सरोवर डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम है। ये सरदार सरोवर डैम ने जो जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उन्होंने सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए गुजरात की जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, जो उसका गरुड़ेश्वर तहसील है, वहाँ के कुछ गांवों की ज़मीन उन्होंने संपादित की थी। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर ये डैम बनता है तो लाखों हेक्टर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको पानी दिया जाएगा, कई लाखों परिवार को पीने का पानी दिया जाएगा, और ये जो क्षेत्र है, जो हम आदिवासियों का जो क्षेत्र है, जो लोग विस्थापित होंगे उनको बदले मुआवजे के बदले में बहुत सारे मतलब जो बेनिफिट्स है, जो फ़ायदे उन्होंने किए थे, जो वादे किए थे वो प्रोवाइड करेंगे और उनको अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज ये तीसरी पीढ़ी है नर्मदा डैम विस्थापितों की, लेकिन जो कमिटमेंट्स प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किए थे आज भी उनकी जो भी कमिटमेंट थी आज भी वो पूरा नहीं कर पाए। जो नर्मदा डैम था बना है उसके तहत करीबन 112 जितने गांव हम आदिवासियों के गुजरात के विस्थापित हुए थे, करीबन 45,000 लोग उस टाइम पे आदिवासी जो अपना बेल्ट है वहाँ के 45,000 आदिवासी लोग विस्थापित हुए थे, और आज उनका इतिहास में कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है। उसके बाद नर्मदा डैम के साथ साथ कडाना डैम हो गया, उकाई डैम हो गए, और जो कुछ इंडस्ट्रियल जो जोन्स हो गए, जो रिजर्व जो सेंचुरीज़ है, ये ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट लाकर आज़ाद भारत में भी कई सारे आदिवासियों के क्षेत्रों को उजाड़ा गया है और कई सारे आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया गया है। आज की जो करंट सिचुएशन है, वर्तमान समय की मैं बात करूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो किया था वही चीज़ शायद उससे थोड़ा एडिशनल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो एक नहीं ऐसे कई गुना प्रोजेक्ट्स आदिवासी क्षेत्रों में ला रही है। जैसे कि आप सब हर कोई ये अभी आज का जो करंट इश्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप सब जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो प्रोजेक्ट है उसके तहत करीबन केवड़िया के 14 गांवों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है, मतलब उसको एक्वायर किया गया है, और करीबन 20,000 जितने आदिवासी परिवार ये 14 गांवों के विस्थापित होंगे। आप समझिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहती है कि ये जो प्रोजेक्ट्स और ये जो लैंड हमने जो एक्वायर की है वो हमने नहीं की है, वो कांग्रेस के शासन दरमियान जो ज़मीन यहाँ पर थी उसी को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आप सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि अगर कांग्रेस ने ये ज़मीन अधिकृत की थी, एक्वायर की थी, तो आप ये ज़मीन वापस दे दीजिए। जो गांव थे जो जिन्होंने लैंड उनकी जो उन्होंने गवा दी है वो परिवार को आप वापस वहाँ पर पुनः स्थापित कर दीजिए। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि अगर उन्होंने किया है इसीलिए आप कर रहे हैं। आप उल्टा भी कीजिए ना, कि जो जितनी भी लैंड कांग्रेस शासन में अधिग्रहित की गई थी
उसका गाइडलाइन भूमि जो एक्ट है, लैंड एक्ट है, ठीक है, वो बताता है कि 5 साल या 7 साल तक जो ज़मीन अगर ली गई है, जो जिस प्रोजेक्ट के तहत जिस प्रोजेक्ट ली गई है, अगर उसका हेतु भर नहीं आता, अगर वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाता, तो आपको वो ज़मीन वापस जो ओरिजिनल मालिक है या जो ओरिजिनल ग्राम पंचायत है उसको वापस सरेंडर कर देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये एक्चुअली यूँ क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आदिवासियों की जो बोलते हैं उसको, हम लोग जो शिक्षित नहीं थे, हमारी अनपढ़ता का फ़ायदा दोनों गवर्नमेंट्स ने उठाया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ एक हिल चाहिए। वो हिल भी हम आदिवासियों की आस्था का स्थान था, आस्था का स्थान था। फिर भी हमारे जो आदिवासी है उन्होंने कहा कि चलो उनको एक सिर्फ टेकरी चाहिए तो कोई बात नहीं। लेकिन बाद में उनका जो छुपा एजेंडा था वो बाहर आया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने 14 गाँवों की ज़मीन अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने एक्वायर कर ली। उसमें टेंट सिटी आ गया, स्टैच्यू ऑफ जो 33 जो राज्य है उनके भवन, म्यूज़ियम, रिवर राफ्टिंग, फिर एयरपोर्ट, फिर रेलवे और जो डायनासोर पार्क, फिर टाइगर सफारी, ऐसे कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के नाम पर उन्होंने ये जो 14 गांवों की करीबन 12,500 हेक्टेयर ज़मीन उन्होंने एक्वायर कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने भी शेड्यूल 5 के जो प्रावधान है, हमारे जो स्पेशल स्टेटस, हमारे जो आरक्षित क्षेत्र है उसको ख़त्म कर दिया है, उसको वायोलेट किया है का भी बखूबी उपयोग किया है। आप देख लीजिए। और आरक्षण शेड्यूल 5 की अमलवारी करने के बजाय उन्होंने ये जो एरिया है उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया एंड टूरिज्म डेवलपमेंट गवर्नेंस एक्ट लाकर एक एक्ट पास किया है। और ये जो एरिया है उसको डीशेड्यूल कर दिया है, मतलब कि शेड्यूल एरिया से बाहर कर दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने जो गेम खेला है, एक तरफ आदिवासियों को ऐसा कहा जाता था कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट करके आप लोगों का विकास करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास किस तरह का विकास? आप लोग हमारी ज़मीन छीन कर यहाँ पर बड़ी बड़ी होटल्स बनाकर, बड़े बड़े मॉल्स बनाकर, आपकी अय्याशियों के प्रोजेक्ट्स लाकर वहाँ पर हम आदिवासियों को मजदूरी करने के लिए मजबूर करके आप ऐसा कहते हैं कि आप हमारा डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो हम आदिवासियों का अगर सही में आप लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें विस्थापित क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमें यहीं पर रहने दीजिए, हमें यहाँ पर रहने दीजिए, हमें पानी दीजिए। हमारे क्षेत्र की जो एजुकेशन प्रणाली है, हमारे जो शिक्षा के जो स्रोत है, जो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, हमारे क्षेत्र में एक भी यूनिवर्सिटी आज के तौर पर नहीं है। जो यूनिवर्सिटियों का नाम लिया जा रहा है वो सिर्फ पेपर पर है या तो उसका काम चल रहा है। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन हमारे एजुकेशन को कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। हमारा एजुकेशन का लेवल और डिग्रेड कर दिया है, उन्होंने और कमज़ोर कर दिया है। उन्हें पता चल गया कि आज के दौर में सिर्फ हम 10% लोग जागृत हुए, आदिवासी सिर्फ 10% जागृत हुए और हमारे अधिकारों की बात इनके सामने कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। ये चीज़ उनको गवारा नहीं है। उन्हें आदिवासी समुदाय में सिर्फ और सिर्फ मजदूर, लेबर पैदा करने हैं, इसलिए वो हमें ज़्यादा शिक्षण नहीं देना चाहते, हमें ज़्यादा शिक्षित नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर ये लोग शिक्षित हो गए, ये लोग एजुकेटेड हो गए, तो फिर मजदूरी करने कौन जाएगा? उनके शहरों में, उनके कारखानों में, उनके जो सड़कें और जो जितने भी स्ट्रक्चर, जो भी बड़े बड़े मॉल्स या जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें मजदूरी के लिए लेबर फिर कहाँ से लाएंगे? इसलिए ये लोग हमारा जो शिक्षा का स्तर है एकदम कमज़ोर कर दिया है। हमारे क्षेत्रों की जो गवर्नमेंट्स की जो स्कूल्स थी, जो गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर 4 से 5 कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। आप देखिए
कितना अन्याय हो रहा है। शहरों में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, लेकिन गुजरात की जो आदिवासी क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ पर आज भी गवर्नमेंट की तरफ से एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रावधान नहीं किया गया है। ज़्यादातर जो भी जो भी स्कूल्स है वो लोकल लैंग्वेज, मतलब कि हमारे जो गुजराती लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। आपको पता है कि गुजराती लैंग्वेज का अब इतना इम्पोर्टेंस रहा ही नहीं है। तो शिक्षा प्रणाली की मैं ये बात करना चाहता हूँ। इसलिए हमारे जितने भी शिक्षित लोग हैं, ज़्यादातर शिक्षा पाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए शहरों में जाते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो शहरों में जाते हैं ताकि वो हायर एजुकेशन लेकर अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्ट्रीम में जा सके। लेकिन हमें जो रिजर्वेशन के बेस पर हमें जो बेनिफिट्स मिलते थे, हमें जो सब्सिडी मिलती थी, उसको भी सब ख़त्म कर दिया गया है। ना ही हमें ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सब्सिडी मिलती है, ना ही हमें हमारे हायर एजुकेशन में जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म कर दिया है। जो पदोन्नति था, जो मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उसमें जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म कर दिया है। तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम कैसे मेन स्ट्रीम में आप लोगों से फाइट कर पाएंगे। एक तरफ हमें जो बेसिक जो हमारे नीड्स है वो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, और ये हमें ऐसा कह रहे हैं कि हम आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं मेडिकल सेक्टर की मैं बात करूं, हमारे ज़्यादातर जो गुजरात के आदिवासी जो बेल्ट है उसमें अस्पतालों की जो कंडीशन है वो भी बहुत ही वर्स्ट है। क्योंकि आपने सब देखा होगा कि PHC CHC लेवल पर डॉक्टर्स भी इतने नहीं है, ना ही स्टाफ नर्स है, और जो इमरजेंसी वार्ड्स या ICUs की मैं जो बात करूं वो तो कहीं नहीं है। मुझे नहीं लगता, कहीं शायद एक दो जगह पर अगर हो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, और ब्लड बैंक्स नहीं है। ज़्यादातर कंपनियों को हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों को लूटने के लिए उनको जो NGOs को इन्होंने यहाँ पर ला दिया है ताकि वो हमारे जैसे जो गरीब परिवार के जो आदिवासी लोग हैं उनको लूट सके। तीसरी बात, रोज़गारी की मैं बात करूं कि देखिए ज़्यादातर जो मिनरल्स है ट्राइबल बेल्ट में ही है। गुजरात में ट्राइबल बेल्ट जो है वहाँ पर गुजरात का ज़्यादातर मिनरल्स, चाहे वो बॉक्साइट हो, ब्लैक ट्रैप हो, सैंड हो, सिलिका हो, फिर ये जो वाटर हो, फिर ये जो फॉरेस्ट हो, सारा जो मिनरल्स है हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ही है। फिर भी ज़्यादातर हमारे आदिवासी है वो अदर क्षेत्रों में, मतलब कि नॉन ट्राइबल एरियाज़ में रोजगारी, मतलब कि काम के सिलसिले में माइग्रेट होते हैं हर साल। और ये जो आंकड़ा है, जो फिगर है वो भी काफ़ी बड़ा है। हर साल जो माइग्रेट होते हैं उसका फिगर बहुत ही बड़ा है। अभी ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि हज़ारों लोग सड़कों पर अपने वतन में वापस जाने के लिए सड़कों पर फंसे हुए थे और आज भी फंसे हैं। तो वो सारे ज़्यादातर लोग हमारे आदिवासी क्षेत्रों के ही हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास सारे सोर्सेस है, अर्निंग के सोर्सेस की मैं बात करूं, फिर भी हम हमारा क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं अर्निंग के लिए। और गैर आदिवासी यहाँ पर आकर बिजनेस करते हैं, चाहे वो खदानें हो, कंपनियाँ हो, NGOs हो, हर तरह से गैर आदिवासियों को शेड्यूल्ड एरिया में प्रमोट करके उनको बिजनेस में आगे लाकर हमारा आदिवासी क्षेत्र आज बर्बाद किया जा रहा है। गुजरात में करीबन जो शेड्यूल्ड एरिया है उसकी 30 से ज़्यादा नगर पंचायत और नगर पालिका वो गैर संवैधानिक तौर पर उसे गठित किया गया है शेड्यूल्ड एरिया को ख़त्म करने के लिए। मतलब कि जो टाउन है, जो गैर आदिवासी जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, उसको ज़्यादा पावर में लाने के लिए ये एक उन्होंने षड्यंत्र किया है। जबकि शेड्यूल 5 में जो नगर पालिका है या नगर पंचायत है वो गैर संवैधानिक है। तो ये बात थी हमारे गुजरात की।
अभी गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, अब देख रहे हैं कि पूरे देश के साथ साथ दुनिया में भी ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका विरोध हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आज की डेट में बोलूँ, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, तापी पार लिंक योजना हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, फिर नेशनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो, ऐसे दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज की जो गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इम्प्लीमेंट करके हम आदिवासी समुदाय को यहाँ से विस्थापित कर रही है। बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि जो गुजरात में शेड्यूल 5 एरिया है, वो शेड्यूल 5 एरिया का जो पावर है वो कहीं ना कहीं आज जो चुने हुए जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो भुगत रही है, शासन वो कर रही है। एक्चुअली शेड्यूल एरिया का जो रूलिंग का है वो बेसिकली क्या है, पहले ग्राम सभा फिर राज्यपाल को अपना डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर सबमिट करेगी, और राज्यपाल राष्ट्रपति जी को भला मन गया जो भी सजेस्ट करना है वो करेंगे, ताकि वो इस तरह से जो हमारा शेड्यूल एरिया है उसको डेवलप कर सके, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन आज के तौर पर ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत और विधानसभा और लोकसभा, इस तरह से अभी शेड्यूल एरिया का जो शासन प्रणाली है वो इस तरह से काम कर रहा है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आज़ाद भारत में हम आदिवासियों का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन आज कानून के रखवाले ही कर रहे हैं, या जो शासन में बैठे हैं वही कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इश्यू है डिस्प्लेसमेंट का, तो वो डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए सबसे पहले हमें जो शेड्यूल 5 का जो मूलभूत जो अधिकार, जो प्रावधान है, उसको हमें धरातल पे लागू करना पड़ेगा। अनुसूची 5 की जो अमलवारी है इन एक्ट, उसको 100% धरातल पे हमें करवानी पड़ेगी, और हमारे जो जल, जंगल, ज़मीन और जो मिनरल्स है उसके ऊपर हमें हमारा मालिकाना हक दोबारा से स्थापित करना पड़ेगा। तब जाकर हम हमारे क्षेत्र का, हमारे एरिया का, हमारे समाज का प्रोटेक्शन कर सकेंगे। हमारे लोगों को अगर सिर्फ पानी मिल जाता है एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारे लोग जो 3 फसल जो रहती है वो अगर पैदा करने लगे तो फिर वो कहीं पे भी माइग्रेट नहीं होंगे, क्योंकि उनको रोजगारी उनको लोकल लेवल पे ही, उनके वतन में, अपने उनके गांव में, उनकी ज़मीन पर ही उनको मिल जाएगी, तो वो फिर विस्थापित नहीं होंगे। तो ये बात है। और अगर हमें पानी मिलेगा, हम अगर कैपेबल होंगे, हमें रोजगारी मिलेगी, तो हम, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो आरोग्य है, हमारा जो रोजगार है और हमारे जो रूढ़िगत जो रीत रिवाज है, जो भी हमारे जो कल्चर है, उसे हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसे हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम दे पाएंगे। उसके तहत हम हमारा जो गांव है उसका डेवलप कर पाएंगे, हमारा जो समुदाय है उसका डेवलप कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम स्टेट का भी डेवलपमेंट कर पाएंगे। शेड्यूल 5 को बेस पे कुछ 1-2 जजमेंट्स जो आए हैं उसकी भी बात मैं थोड़ी बहुत करना चाहूँगा, जिसमें जो एक समता जजमेंट है, आंध्र प्रदेश का जो एक बहुत ही चर्चिदा एक जजमेंट आया है 1997 का है, जिसमें समता पार्टी एक एनजीओ है, एनजीओ ने जो आदिवासी क्षेत्र में जो खदान, जो लोग वहाँ पर गैर आदिवासियों को जो पट्टे दिए जा रहे थे, उसके खिलाफ एक याचिका दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि भाई हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र का जो भी मिनरल्स निकलेगा, जो भी रिसोर्सेस है, उसका मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ वहाँ की ग्राम पंचायत को है, वहाँ के लोगों को है। तो उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, लेकिन ये जजमेंट की अमलवारी आज भी कई ज़्यादा स्टेट्स में नहीं हो पाई है, और उसके बेस बनाकर जिस तरह से हम अदर स्टेट्स के लोगों को भी लड़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारा जो यूनिटी है आज के दौर पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है।
हमारे लोगों को, जो गुजरात के जो लोग हैं, ज़्यादातर संगठनों में बटे हैं, ज़्यादातर पार्टीज़ में बटे हैं, ज़्यादातर संप्रदाय में बटे हैं। हमें उलझाने के लिए कई सारे ऐसे नए नए संप्रदाय कुछ सरकारों ने बनाए थे, कुछ धर्म में बांटने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को हमारे ऊपर स्थापित करने के लिए उसका गठन किया गया है। लेकिन सबको पता है हम आदिवासी समुदाय को धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। हम इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर किसी भी धर्म का सिंबल नहीं लग सकता, हम किसी भी धर्म को अपनाने के लिए फ्री है। हाँ, लेकिन हमें एक इनिशिएट ये करना चाहिए कि हमें जो हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, चाहे वो इंडिजिनस पीपल हो, आदिवासी हो, या जो अंग्रेज शासन दरमियान जो जिस तरह से हमारा जो जनगणना होती थी उसमें जो टाइटल दिए गए थे, वो वापस अगर हमें मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारी पहचान वापस सुरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है, उसमें मैं आप सभी सगाजनों से एक अपील करना चाहता हूँ, पूरे देश के आदिवासी एक हो और अपने आदिवासी जो टाइटल है या इंडिजिनस टाइटल है, एबोरिजिन जो टाइटल है, उसके ऊपर हम वापस उसके पीछे हम वापस मुड़े, ताकि वो हमारी सच्ची आइडेंटिटी हमें वापस मिल सके। गुजरात में जो पॉलिटिकल जो एक रिप्रेजेंटेशन है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसकी भी मैं बात करना चाहता हूँ कि गुजरात में करीबन 27 जो आरक्षित सीट्स है आदिवासियों के लिए, और विधानसभा में, गुजरात विधानसभा में और लोकसभा में 4 रिजर्व्ड सीट्स है। ज़्यादातर लोग, जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, वो पार्टी एजेंडा पे काम करते हैं, समाज के एजेंडा पे काम नहीं करते। कुछ गिने चुने 4-5 जो ऐसे एमएलएज हैं, चाहे मान्यवर छोटू भाई वसावा जी, महेश भाई वसावा जी, कुछ अदर पार्टीज से भी है जो अपने समुदाय के लिए बात रखते हैं, तो उनका मैं अप्रिशिएशन करना चाहूँगा। लेकिन जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो भी सदस्य हैं, उनका भी आज के दौर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आदिवासी समुदाय के साथ जिस तरह का आज अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ वो सब एक होकर एक सुर में आदिवासी समुदाय के को बचाने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। वो लोग जो आज के तौर पर जो हमारे युवा है, वो युवाओं को अनुसूची 5 मतलब कि शेड्यूल 5 की सही जानकारी हमें उनको मुहैया करानी बहुत ही ज़रूरी है। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमें अदर स्टेट्स के जो हमारे आदिवासी समुदाय के जो भी सगाजन हैं, उनको भी हमें साथ देना चाहिए। और अनुसूची 5 की अमलवारी, इनएक्ट लागू है, लेकिन उसकी अमलवारी करवानी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड, जो भी स्टेट्स है, वहाँ पर हमें उसको 100% उसको धरातल पर अमलवारी करवानी है। जिस तरह से शेड्यूल 6 का जो एरिया है वहाँ पर लागू है, उसी तरह हमें हमारे जो शेड्यूल 5 का जो क्षेत्र है, उसमें भी हमें एक यूनिटी बनाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। उसको लेकर हमारे जो भी रिसोर्सेज है, जल, जंगल, ज़मीन की जो प्रोटेक्शन है, वो करना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का प्रोटेक्शन हमें करना है, ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारा जो वारसा है वो हम दे पाए। जयपाल सिंह मुंडा की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, सीधो कानो की बात करें, टांटिया मामा की बात करें, पूजा भील की बात करें, गुरु गोविंद जी की बात करें, रानी झलकारी बाई की बात करें, ऐसे कई सारे हमारे जो वीर वीरांगनाएं हैं, टांटिया मामा है, ऐसे कई सारे जो लोग हैं जिन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए, उसके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अपने जीवों का बलिदान दे दिया है। ऐसे महान पुरुषों, ऐसी महान वीरांगनाओं का इतिहास भी हमें आज की पीढ़ी के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इतिहास, जो सच्चा इतिहास है, वो बहुत
उसे दबा दिया गया है, उसे हमें आगे लाना पड़ेगा, लोगों के बीच में रखना पड़ेगा, ताकि हम उसका जो सच्चा इतिहास है उसको हम ड्राफ्ट कर सके। हमारे समाज में आज भी ज़्यादातर लोग वोकल, हमारा जो इतिहास है वोकल है, मतलब कि मौखिक वर्बल है, उसे हमें ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जो भी हमारे लिटरेचर साथी है, जो भी फिलोसोफर है, जो राइटर्स है, जो ऑथर है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने समाज का सच्चा इतिहास लोगों के बीच में लाने के लिए आप ऑथेंटिक, आप उसका संग्रह करें, उसे लिखें, लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि जब तक हम लिखा हुआ नहीं लोगों के बीच में रखेंगे, कभी हम हमारा सच्चा इतिहास नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज के तौर पर ये बात मेरी तरफ से गुजरात में अनुसूची 5 की अमलवारी और गुजरात का जो आदिवासी समाज है उसके बारे में मैंने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे। और ख़ास तौर पर आज के युवाओं को मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप जो बैड हैबिट्स है, चाहे वो अल्कोहल हो, तम्बाकू हो, जो आपको, आपके परिवार को बर्बाद करे, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए, जागृत होइए, शिक्षित होइए, संगठित होइए और हो सके तो पॉलिटिक्स में आइए, ताकि आपको सबको पता है कि सारे प्रॉब्लम्स की जड़ पॉलिटिक्स ही है। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जो बोल सके, वो अगर पॉलिटिक्स में आएंगे, राजनीति में आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने समाज का भला कर पाएंगे। उससे भला करे ना करे, लेकिन उसका बुरा तो नहीं करेंगे, वो मुझे 100% गारंटी है। तो बस आज के तौर पर शायद लिमिटेशन, वक्त भी काफ़ी हो गया है, तो आप सभी साथियों ने, सभी सगाजनों ने मेरी बात और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने इतना बखूबी सुना, उसके लिए मैं आप सभी सगाजनों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अगर मेरी बातों में अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे पर्सनल फेसबुक आईडी पे भी आप मुझे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर आप इनबॉक्स भी करेंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आज का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, चाहे नेशनल कॉरिडोर हो, बुलेट ट्रेन हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, तापी पार लिंक योजना हो, या अन्य जो प्रोजेक्ट्स हो, उसके तहत आज हम गुजरात के आदिवासियों को जो विस्थापित करने का ये जो आज की करंट सरकारें जो मनमानी कर रही है, उसके खिलाफ हमें आप पूरे देश के आदिवासी सगाजनों का साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गुजरात में ही ये काम करना चाहते हैं। मेरा ऐसा प्लानिंग है कि गुजरात में अनुसूची 5 की अमलवारी करने के लिए 100% इम्प्लीमेंटेशन अमलवारी करने के लिए पूरे गुजरात में एक आंदोलन छेड़ा जाए, एक यात्रा या जनसंपर्क, एक मूवमेंट किया जाए, ताकि गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी की जो रूलिंग सरकार है उसको हम दबाव बनाकर 100% अमलवारी गुजरात के शेड्यूल एरिया में कर सके, और देश के सभी आदिवासी समुदाय जो भी जितने भी शेड्यूल 5 के या शेड्यूल स्टेट्स है, वो उन आदिवासियों को एक साथ करने के लिए मैं देश लेवल पर एक मूवमेंट करना चाहता हूँ। वो सेंट्रल लेवल पे, मतलब कि जो हमारी जो राजधानी है दिल्ली में, एक मूवमेंट करना चाहता हूँ। तब भी आप सभी सगाजनों का हमें साथ चाहिएगा। आज आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए मैं आप सभी व्यूअर्स का, सभी सगाजन का, द न्यू ग्लासेस के ऑर्गेनाइज़र दिलीप, जो विकास जी का, जितेंद्र जी का, और जो दूसरे हमारे जो साथीगण हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दीपक रंजीत जी ने जो मुझे इनविटेशन दिया उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम ऐसे ही हमारी एकता बढ़ाएं, और देश क्या दुनिया में हम गुजरात के साथ साथ भारत के आदिवासी एक है, ऐसा मैसेज हम दुनिया के आदिवासी समुदाय को हम शेयर करेंगे, इतनी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और बहुत जल्द कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ इसी मंच पर, इसी चैनल के माध्यम से दोबारा आप लोगों से मैं जुड़ूंगा। शुक्रिया। जय आदिवासी, हुल जोहार। थैंक यू।